जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे 25 प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था, आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। मेरे भाई अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आज से कुछ दिन पहले ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नोटिस देकर ये बता दिया गया था कि आपका पेपर कितने तारीख से कितने तारीख को होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड कब से निकलेगा। जैसे जो नोटिस दिया गया था उसके माध्यम से बताया गया था कि 12 तारीख से आप लोग का एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा। आज आप लोग का 11 तारीख है, ठीक है ना। और देखते हैं अभी जो पुराना नोटिफिकेशन था ना तो वो नोटिस वहां से हट गया है ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अब देखते हैं कल से आप लोगों का इंडियन नेवी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। कल मैं इसके ऊपर पूरा अच्छे से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। अगर कल से एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा तो मेरे भाई इसी महीने में 22 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक नेवी एमआर का पेपर कराया जाएगा। उसके बाद से 25-26 को एसएसआर का पेपर कराया जाएगा, फिर 27 को मेडिकल असिस्टेंट का पेपर करा लिया जाएगा। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। और जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज का पेपर कराया जाएगा वैसे 15 से 20 दिन के अंदर में रिजल्ट भी निकल जाएगा और सेकेंड स्टेज का मतलब बारी आ जाएगा, ठीक है ना। तो लगातार आप लोग मेहनत करते रहो। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो युद्ध चल रहा है हो सकता है कि इसके कारण आपका पेपर थोड़ा लेट कराया जाए। अभी ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है मेरे भाई। अगर कहीं से कोई न्यूज देख रहे हो उसको इग्नोर करो। ऐसा कोई भी सूचना आएगा ना तो ऐसा होगा ही नहीं कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। मैं 100% बताऊंगा। तो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगातार क्लास करते रहना है। और आज का क्लास इसलिए थोड़ा लेट हो गया है ना, सुबह में 8 बजे क्लास अपलोड हो जाता है, लेकिन अभी लाइट का प्रॉब्लम था। शायद युद्ध के कारण ही हो सकता है, गांव में थोड़ा सा लाइट कट गया था कल से, ठीक है ना। कल सीज फायर हुआ, आप लोग को पता ही होगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो लाइट प्रॉब्लम के कारण ये आप लोग का कल क्लास नहीं चल पाया, ठीक है ना। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और मेरे भाई कल 9 बजे से आर्मी का क्लास चलेगा सुबह में जीके का, क्योंकि शाम के टाइम में मैं देख रहा हूँ नेट सही से नहीं चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो सुबह के टाइम में 9 बजे से कल आर्मी का क्लास चलेगा, तो आप लोग जरूर जुड़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा। लो लिख लो, ठीक है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के द्वारा बनाया गया है? अमेरिका, चीन, जापान और रूस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है तो उसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रहा है या पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन आ रहा है तो ऊपर ऊपर ही S-400 समाप्त कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आखिर में है क्या S-400। मैं आपको 5 मिनट का समय लेकर पहले इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद से दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। सब कुछ अच्छे से समझ लो। ये जो आपका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये रूस से बनाया गया है, ठीक है ना। रूस देश के द्वारा बनाया गया है। और भारत देश इसे कब खरीदा? तो 2018 में खरीदा। सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं S-400 एयर डिफेंस के बारे में। अच्छे से आप लोग समझ लो, फिर हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अच्छे से सुन लो, क्योंकि जो मैं कल से आर्मी का क्लास कराऊंगा ना एक बार उसमें भी इसका रिवीजन करा दूंगा, रिपीट करा दूंगा, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी क्षेत्र में आने वाली न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में नष्ट करने का क्षमता रखता है। तो आप लोगों को पता चल गया S-400 क्या करता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी क्षेत्र से आने वाली न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में नष्ट करने का क्षमता रखता है। जैसे मान लो कोई दूसरा देश अपने देश पर जैसे मान लो मिसाइल छोड़ रहा है, कुछ भी छोड़ रहा है, तो ये जो S-400 है ना तो इसका क्षमता मतलब बहुत ज्यादा है मेरे भाई। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, 400 किलोमीटर तक है। तो ये आपका हवा में ही, जैसे मान लो कोई मिसाइल आ रहा है तो वो नीचे नहीं गिरने देगा, हवा में ही उसको नष्ट कर देगा। अपने खुद ये टारगेट को ढूंढता है और जैसे कमांड करने के लिए मतलब कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर ये खुद टारगेट को ढूंढता है और ऊपर ऊपर से ही हवा में नष्ट कर देता है। और ऐसे हुआ है, पाकिस्तान वाले बहुत जगह मिसाइल छोड़ने का प्रयास किए, बहुत जगह ड्रोन से मतलब जैसे हानि पहुंचाने का कोशिश की है, लेकिन ये S-400 जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये ऊपर
ऊपर ऊपर ही समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। आपका नेक्स्ट है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर से 4 मिसाइल निकलती है। मतलब एक रेजिमेंट में कभी भी 32 मिसाइल दाग सकती है। तो मेरे भाई देखो कितना अच्छी बात है। ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो बोल रहा है कि एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। एक रेजिमेंट में कितने लॉन्चर ट्रक होते हैं? 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं। मतलब एक ट्रक में कितने लॉन्चर होते हैं? 4 लॉन्चर होते हैं। और हर लॉन्चर से 4 मिसाइल निकलती है। मतलब एक लॉन्चर से कितनी मिसाइल निकलती है? 4 मिसाइल निकलती है। अब बोल रहा है कि मतलब एक रेजिमेंट में कभी भी 32 मिसाइल दाग सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका नेक्स्ट है कि S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। तो अभी तक आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये रूस देश से खरीदा गया है। सबसे पहले रूस देश में ये बनाया गया। और ये क्या करता है? ये समझो एक मिसाइल सिस्टम ही है। जैसे हवा में ही, जैसे कोई दूसरे देश से ड्रोन आ रहा है या कुछ भी मिसाइल आ रहा है तो ये हवा में ही उसको समाप्त कर देगा। खुद ढूंढेगा और उसको हवा में ही समाप्त कर देगा। ठीक है ना, उसको नीचे नहीं गिरने देगा। अब यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम रूप के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपके पेपर में यहाँ से कैसे प्रश्न पूछ सकता है? ये आपका ए दे देगा, ये आपका सी दे देगा, आपका डी दे देगा और बी दे देगा और बोल देगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ। ACDB का फुल फॉर्म बताओ। तो अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो हो जाएगा, याद रखना। ACDB का फुल फॉर्म अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। S-400 मिसाइल सिस्टम रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेरे भाई। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस देश से तो बनाया है, लेकिन रूस देश में भी जो आपका ACDB है, जो अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो है, वो बनाया है। जैसे हमारे देश में कुछ बनता है तो DRDO के द्वारा बनाया जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। सेम उसी तरह से रूस में भी S-400 मिसाइल सिस्टम को अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया है। आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्ट मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। ये तो मैं आपको बता दिया हूं। S-400 डिफेंस सिस्टम सेवा में आया 2007 में रूसी सेना के द्वारा। मतलब ये 2007 में रूसी सेना के द्वारा आया। फिर बताया जा रहा है कि भारत ने 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 यूनिट के लिए समझौता किया। बहुत अच्छा बात यहां पर लिखा गया है। S-400 के लिए भारत ने रूस से कब? 2018 में जैसे 5 यूनिट के लिए समझौता किया था। ठीक है ना, 5 यूनिट के लिए ये बोला था S-400 मंगाने के लिए। अब देखो कितना आ गया है, कितना नहीं आया है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। उसके बाद से हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अच्छे से समझ लो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में ना अब हमेशा S-400 से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा और मैं हमेशा इसको रिपीट करा के याद करा के ही आप लोग को पेपर में भेजूंगा। यहाँ है 2021 में भारत को पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिला। 2021 में भारत को पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिला। ये भी याद रखना, 2021 में पहला S-4 एयर डिफेंस सिस्टम मिला। वर्तमान में भारत के पास कितने S-400 डिफेंस सिस्टम है? तो मेरे भाई ये 3 है। ठीक है ना, और कितने के लिए बोला गया है? 5 यूनिट के लिए बोला गया है। तो अभी 3 है हम लोगों के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है ना, और 2026 तक 2 और आ जाएगा। 2026 तक कितना आ जाएगा? 2 और आ जाएगा, तो पूरा 5 कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, वर्तमान में अपने भारत के पास कितने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है? तो 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है ना,
और 2026 तक और आ जाएगा। भारत में S-400 डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पेपर में पूछ सकता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है? तो बताया खासियत यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, बोला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से टारगेट को पहचान सकता है। सोचो मेरे भाई, यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और 600 किलोमीटर दूर अगर कोई ऐसा बात हो रहा है तो ये यहाँ से ही पहचान लेगा अपने टारगेट को, कुछ भी रहेगा ये पहचान लेगा, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ पर ये होने वाला है। तो ये है इसका पावर। बताया जा रहा है कि टारगेट को पहचान सकता है, 300 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, 300 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 5 से 10 मिनट में फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात लिखी गई है। इसकी मारक क्षमता कितना है? तो मेरे भाई मारक क्षमता बोल रहा है 400 किलोमीटर तक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो मारक क्षमता है, मारने का क्षमता है, तो 400 किलोमीटर दूर से ही है जिसको मारना रहेगा, जिस भी टारगेट को मारना रहेगा वो अपना कंप्लीट कर देगा। और ऊंचाई तक 30 से 60 किलोमीटर ऊंचा तक, 30 से 60 किलोमीटर ऊंचाई के टारगेट तक, ऊंचाई तक के टारगेट को ये मतलब मार सकता है। फिर इसके रडार क्षमता 600 किलोमीटर तक है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। फिर बताया जा रहा है, अब देखो अब ज्यादा नहीं, बस इतना ही है, फिर हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। बोला यह 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक साथ 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक साथ 4 अलग अलग मिसाइल लॉन्च कर सकता है। वो चारों का नाम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 तरह की मिसाइल दागने की क्षमता है। एक आपका है 40N6 जो आपका 400 किलोमीटर दूरी तक जैसे अपना मतलब ये दाग सकता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका दागने का क्षमता कितना है? जो 40N6 है, तो इसका जो दागने का क्षमता है 400 किलोमीटर दूरी तक है। एक आपका है 48 मतलब 48N6, 40 के बाद से सीधे 8 बढ़ गया है, 48N6 250 किलोमीटर दूरी तक ये अपना टारगेट को जैसे इसको दाग सकता है, ठीक है ना। फिर आपका एक है 9M96E2 120 किलोमीटर दूरी तक इसका क्षमता है। उसके बाद से लास्ट आपका जो चौथा है, तो ये चौथा मिसाइल जो है तो 9M96E ये 40 किलोमीटर दूरी तक दाग सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया S-400 के अंदर 4 अलग अलग तरह से मिसाइल हैं और चारों का जो रेंज है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, पढ़ लेना। अभी S-400 आपका समाप्त हो गया, कल भी मैं इसका रिवीजन करा दूंगा आर्मी वाले क्लास में 9 बजे, तो उसको भी एक बार सुन लेना आप लोग और आसानी से याद कर लेना। अब देखो अगर आप देखो टाइम तो आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर देने जा रहे हो तो ये पीडीएफ आप लोग ले लेना, क्योंकि इस पीडीएफ में जितना भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा जीके जीएस से, वो सारा प्रश्न इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जब एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में जाके सिर्फ 89 रुपया यहाँ से परचेज करना है। उसके बाद से ये पीडीएफ ई बुक आपको मिल जाएगा, वहां लिखा गया रहेगा नेवी एमआर ई बुक। तो जब 89 रुपया परचेज कर दोगे तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके अपने फाइल में ला लेना। उसके बाद से दुकान पर जाकर प्रिंट आउट निकलवा लेना और 10-12 दिन जो भी बचा है पूरा अच्छे से पढ़ लेना, कई बार रिवीजन कर लेना, फिर आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। जितने लोग इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं ना, देखना वो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपका नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक है, अभी S-400 का मामला समाप्त होगा, ठीक। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राइट बता रहे हो, गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म का बात आ गया ना, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, जल्दी से आप सभी साथी बताओ। मेरे भाई आपका
बौद्ध धर्म का संस्थापक आपका गौतम बुद्ध है, याद रखना, ठीक है ना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेरे भाई इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। नेपाल के लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो मेरे भाई ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई ना, तो ये बिहार के गया में हुआ। और जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो गया का नाम बोध गया रख दिया गया, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और जो गौतम बुद्ध है तो सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिए ये भी पूछ देता है, ठीक है ना। पहला उपदेश कहाँ पर ये दिए? तो मेरे भाई गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ पर दिए? ये पहला उपदेश सारनाथ में दिए, याद रखना आप सभी साथी, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हो गई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हो गई? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हो गया। और इनका भाषा बोलेगा तो पाली भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। गौतम धर्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तब मध्यम मार्ग जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन डी जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? मेरे भाई जो कोयला है सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? भारत में अगर पूछ देगा तो भारत में सबसे अधिक, अगर एशिया में पूछेगा तो वो चीन हो जाएगा। अगर भारत में पूछ देगा ना तो भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पूछ देगा तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। और झारखंड में भी धनबाद में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, याद रखना। अगर विश्व में पूछ देगा तो चीन में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? बहुत अच्छे से इसको मैं बताया हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। अगर पेपर में पूछ देगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ देगा, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जल्दी से आप लोग बताओ मेरे भाई। एशिया का अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका गोबी मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछेगा तो ये आपका गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगर यही पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ दे तो क्या हो जाएगा? विश्व का अगर पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ दे तो वो आपका सहारा हो जाएगा, विश्व का अगर पूछेगा तो। और यहाँ पर भारतीय मरुस्थल को कहते हैं तो ये थार कहते हैं। और मेरे भाई जो थार है वो रेगिस्तान में है, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखना आप सभी साथी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया ये बोल रहा है मेरे भाई, किस दिन लागू हुआ ये नहीं बोल रहा है, किस दिन बन के तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। याद रखना आप सभी साथी, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये किस देश से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। कनाडा का राजधानी कहां पर है? ओटावा है, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्लास में मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैं कुछ देखता हूं कितने साथी कमेंट किए हैं, बस एक बार देख लेता हूं। मैं कुछ प्रश्न पूछा था आप लोगों से, ठीक है ना। और उस प्रश्न का जवाब मैं बोला था कि आप लोगों को देना है। और मैं ये भी बोला था कि जो लोग जवाब देंगे तो फिर उनका कमेंट यहाँ पर मैं लाऊंगा। बहुत बढ़िया। वर्तमान में भारत के मुख्य आयुक्त दीपक फौजी बिहार बोल रहे हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मेरे भाई? लिख लो, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त लिख लो, ये ज्ञानेश कुमार जी का कहना है जो बिहार से हैं। सबसे पहले इन्हीं का कमेंट आया है, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मेरे भाई? ये कौन है? तो ये आपके हैं ज्ञानेश कुमार। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और सबसे पहले कौन थे ये मैं आप लोगों को बताया था, सुकुमार सेन, ठीक है ना। चलो एक मिनट देखते हैं और किसी साथी का कमेंट आया है।
ओके। गुलशन भारद्वाज का भी कमेंट आया है, ज्ञानेश कुमार हैं, बहुत बढ़िया। न्याय की घंटी बेल ऑफ जस्टिस मुगल बादशाह जहांगीर ने स्थापित की थी। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 तक शासन किया और उन्होंने महल ये घंटी स्थापित की। बहुत बढ़िया। चलो अभी कितने लोगों का कमेंट आया है? भाव चित्रात्मक था जो अभी भी पढ़ा नहीं गया। बहुत बढ़िया। चलो काफी सारे लोग कमेंट किए हैं। ओके चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर आपका बोला गया है, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त में आप लोगों से बोला था, यहाँ पर है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, वही मेरे भाई भारत का मुद्रा क्या है? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, रुपया है। और मेरे भाई इसका डिजाइन किसने दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका डिजाइन किसने दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे भाई उदय कुमार हो जाएगा, ठीक है ना? उदय कुमार हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। उदय कुमार जो भारत का मुद्रा है रुपया, तो इसका डिजाइन किसने बनाया? तो उदय कुमार ने बनाया, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना? चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो इसका राइट आंसर आईडीए हो जाएगा, ठीक है ना? जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने साथी बताते हो, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। आप सभी साथी जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। चलो मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है तो वन रोपण द्वारा, ठीक है ना? जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, वन रोपण बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेरे भाई कंप्यूटर विज्ञान में जो मेमोरी शब्द है तो वो स्टोरेज से संबंधित है। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो खेल में खिलाड़ियों का संख्या भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना? तो जल्दी से बताओ, प्रत्येक पक्ष में बोल रहा है तो बास्केटबॉल और कबड्डी में तो अलग अलग हो जाएगा मेरे भाई। बेसबॉल वाटर पोलो में भी अलग अलग है। वाटर पोलो में तो 7 होते हैं, यहाँ कबड्डी में भी 7 होते हैं, लेकिन बास्केटबॉल में 7 नहीं होते हैं। लेकिन ये प्रत्येक पक्ष में बोला है। तो मेरे भाई वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं, और कबड्डी में भी 7 होते हैं। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, और कबड्डी में भी 7 होते हैं। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है श्री भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो जो भगवत गीता है वो किस ग्रंथ का भाग है? ये आपका जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो महाभारत बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। महाभारत के रचयिता कौन है? जल्दी से आप लोग बताओ मेरे भाई, महाभारत के रचयिता कौन है? मेरे भाई महाभारत के रचयिता आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वेद व्यास जी हैं, ठीक है ना? महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये वेद व्यास जी हैं। और मेरे भाई रामायण का जो रचयिता है ये कौन है? तो ये वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाल्मीकि जी हैं, याद रखना आप सभी साथी। वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। चलो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। और पूछ देगा ना कि हितोपदेश नारायण पंडित हैं। हितोपदेश अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका नारायण पंडित हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। और मेरे भाई जो विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है, आप सभी साथियों को पता होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ में से किस मार्ग से किया? बस सीधा सीधा सा कहना है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना किस मार्ग से प्रारंभ किया? तो ये मेरे भाई किस मार्ग से हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो शिमला से दिल्ली मार्ग, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ में से किस मार्ग से किया? तो ये शिमला से दिल्ली मार्ग, ठीक है ना? इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा ऐसा है जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो मेरे भाई कथकली जो है भारतीय लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय लोक नृत्य है, ठीक है ना? याद रखना आप सभी साथी, ये लोक नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य है? ये
शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। ये आपका कथकली, जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कथकली केरल का है या उत्तर प्रदेश का है, कमेंट में बताना, क्योंकि कथक और कथकली में कंफ्यूजन पड़ता है, तो आप लोग बताना कमेंट में। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मेरे भाई जल्दी से बताओ, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहे हो, आचार्य विनोबा भावे बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो मैं चीन का भी हवांग हो नदी जो है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, यांगत्जी नदी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। उसके बाद से फिर आप लोगों का भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में भी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। भारत का प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी वो आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। ये सब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है ना। और ये सब कुछ है मैं जो ई बुक दिया हूँ उसमें बहुत विस्तार से मिल जाएगा। अगर आपको नेवी एमआर का तैयारी बहुत अच्छे से करना है, मतलब अभी तक कहीं से कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, तो जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको पढ़ लेना, वहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो उनको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर उसके बाद से पेड कोर्स में जाना है। वैसे जब प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर अपना आईडी पासवर्ड बना के पेड कोर्स में जाना है। वहाँ सिर्फ 89 रुपये में आपको एक ई बुक मिल जाएगा नेवी एमआर का, ठीक है ना। प्राइस भी बहुत कम रखा गया मेरे भाई, समझो ना के बराबर है। और इसी ई बुक को लेकर आप अपना पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो मेरे भाई। जो आप 500-600 का बैच लिए हो, कुछ भी किए हो, उससे बेहतर प्रश्न मेरे इस कोई भी किताब ली हो उससे बेहतर प्रश्न इस ई बुक में मिल जाएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताओ। तो मेरे भाई महाबेली नदी हो जाएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो महाबेली नदी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ आप सभी साथी। जितने भी साथी पंजाब बता रहे हो, 5 नदियों वाला राज्य बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है? तो पंजाब इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का संस्थान नहीं है? मेरे भाई आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ, जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ, उसके बाद से फिर आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, उसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये दोनों बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ। विश्व बैंक का संस्था नहीं है, जल्दी से आप लोग बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो मेरे भाई। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी साथियों को ये पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ आप सभी साथी, जल्दी से आप सभी साथी बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो मेरे भाई। जो विश्व बैंक का स्थापना हुआ ये जुलाई 1944 में हुआ, ठीक है ना। जुलाई 1944 में आपका क्या हुआ? विश्व बैंक का स्थापना हुआ। याद रखना आप सभी साथी, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? तो जुलाई 1944 में हुआ, ठीक है ना। और ये मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, याद रखना आप सभी साथी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन कहाँ पर है? डीसी है, ठीक है ना, अमेरिका है, याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया है कि निम्न में से विश्व बैंक का संस्था नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है मेरे भाई? इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। एडीबी जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहाँ पर किया? तो जल्दी से बताओ, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहाँ पर किया? तो इसका राइट आंसर राजस्थान के पोखरण में हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी पोखरण बता रहे हैं, राजस्थान के पोखरण बता रहे हैं, राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि स्थानीय शासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, 20 का जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी का निर्माण किया गया है? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, अच्छा प्रश्न है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो कृष्णा नदी, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। जहां भी ये अर्जुन आएंगे वहां कृष्णा भी आएंगे, तो इस तरह से कुछ आप लोग देख लेना, ठीक है ना।
ज़्यादा करके जहाँ भी अर्जुन नाम आ जाता है तो कृष्णा नदी वहाँ जुड़ा रहता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं राइट बता रहे हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वार्षिक रॉयल काथिना समारोह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। वार्षिक रॉयल काथिना समारोह, वार्षिक रॉयल काथिना समारोह निम्न में से किस धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। इसके बाद एक प्रश्न और बचा है, ठीक है ना? चलो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। आप लोग न्यूज देख रहे हो ना मेरे भाई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है तो उसको सीज फायर कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि भाई अभी युद्ध को रोक दिया गया है, अब ना ही पाकिस्तान कोई मतलब गोलाबारी करेगा और ना ही हिंदुस्तान कोई गोलाबारी करेगा। इसे देखकर पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्ध को रोकवा दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा बधाइयाँ मतलब दिया जाने लगा। लेकिन अभी 2 घंटे बीता, उसके बाद से फिर ये लोग जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान वाले हरकत करने लगे, फिर ये लोग गोला बारूद उधर से मतलब करने लगे, ठीक है ना? ये लोग गोलाबारी उधर से फिर दोबारा करने लगे। तो भारत की तरफ से भी बोल दिया गया कि भाई सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, तो फिर इन लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा माहौल हो गया है कि मेरे भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूरा बढ़िया से सुनाया जा रहा है। ये बड़का नेता बनने आए थे, अभी मेरे भाई पाकिस्तान का औकात नहीं है, तो मतलब पता नहीं वो क्या क्यों ऐसा कर रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है। पहले तो पाकिस्तान रोने लगता है जब वहाँ के लोगों को जब नुकसान पहुँचाया जाता है, जब वहाँ के मिलिट्री स्थान पर नुकसान पहुँचाया जाता है, उसका हालत ख़राब हो जाता है, जाकर दूसरे देश से मतलब पैसा मांगता है। और फिर क्या होता है, जैसे बोलता है कि नहीं युद्ध रुक जाना चाहिए, इसी में समझदारी है। जब युद्ध रुकता है तो ये लोग चोरी चुपके से फिर से वही काम करने लगते हैं। बहुत खतरनाक इंसान है सब यार, कुत्ते का पूंछ देखे हो ना, कभी सीधा नहीं होता है, सेम वैसा पाकिस्तान वाले हैं सब। ये कभी भी मतलब कभी भी नहीं सुधरेंगे सब ये। इन लोगों को इस बार एकदम पूरा तबाह कर देना ही सही रहेगा, और जो पीओके है ना उसको हिंदुस्तान में मिला देना सही रहेगा। ये तो 1971 में ही हो गया होता, जिस टाइम 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। उस टाइम अपने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना? उसी टाइम जिस टाइम अपने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी 1971 ईस्वी में, उसी टाइम जो पीओके है वो भारत में मिल गया होता। लेकिन पाकिस्तान पर मेहरबान करके, आप कुछ भी सोचो, पाकिस्तान के ऊपर दया करके फिर से हम लोग कब्जा तो कर ही लिए थे मेरे भाई, लाहौर में चले गए थे, लाहौर तक, और 93,000 सैनिक घुटनों के बल आ गए थे 1971 वाला लड़ाई में। लेकिन फिर से शिमला समझौता हुआ, और मेरे भाई जहां तक वो लोग थे पीओके में तो वहां तक फिर उन लोगों को दे दिया गया, और जो 93,000 सैनिक सरेंडर किए थे तो उन लोगों को भी वापस लौटा दिया गया पाकिस्तान दया मारकर। लेकिन वो लोग सुधरे नहीं, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद से फिर 2025 में ये लोग हरकत कर रहे हैं। तो इस साल ऐसा होना चाहिए कि मेरे भाई पीओके को भारत में मिल जाना चाहिए, इस साल पीओके को भारत में मिला देना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। और अगर इस साल नहीं मिल पाएगा ना, यही एक बहुत बड़ा मौका भी है, ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। अगर इस बार पीओके भारत में नहीं मिल पाया तो शायद आने वाले समय में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतना सिस्टम रहते हुए S-400 एयर डिफेंस के बारे में तो आप लोगों को मैं अच्छे से बताया हूँ, और भी बहुत सारा ऐसा अपने पास सिस्टम है। मतलब इतना सारा सिस्टम रहते हुए अगर इस साल पीओके को आपने मतलब नहीं मिलाया गया तो दिक्कत हो जाएगा। इस साल पीओके को मिला लेना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद से फिर देखते हैं ये पाकिस्तान वाले किसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है ना तो पीओके के कारण ही होता है। अगर पीओके को ही भारत में मिला लिया जाएगा ना तो इन लोगों का अकल ठिकाने आ जाएगा, तब ये लोग फिर से कुछ हरकत करने का कोशिश नहीं करेंगे। नहीं तो ये जानेंगे कि अगर फिर से हरकत करेंगे तो ये लोग पाकिस्तान को भी समाप्त कर देंगे।
बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तक तो जो हुआ है वो आप लोग देख ही रहे हो मेरे भाई, क्या क्या हो रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस बार मेरे भाई भारत का जनता भी चाहता है कि जो पीओके है वो भारत में मिल जाए, हमेशा हमेशा का जो बवाल है वो समाप्त हो जाए। पाकिस्तान वाले ढेर अगर इस तरह से करेंगे सब, अगर पाकिस्तान वाले ज़्यादा परेशान करेंगे सब, तो शायद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा भी इस साल मिट जाएगा, ठीक है ना। देखो कोई भी नहीं चाहता है युद्ध हो, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये लोग युद्ध करने पर मजबूर कर दे रहे हैं, तो फिर इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब देखना इन लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा। अपने लोग सीज फायर करवाते हैं, अपने लोग उल्लंघन करते हैं, जब हालत खराब होने लगता है तो जाते हैं सब दूसरे देश के पास और गिड़गिड़ाने लगते हैं सब कि भाई अब हमारे बस का बात नहीं है, युद्ध रुकवा दिया जाए। और जब युद्ध रुकता है तो फिर से अपनी वाली करने लगते हैं सब। सुधर जाओ कमीनों पाकिस्तान वालों, वरना देखना ये लोग बड़ा नज़र डालते हैं हम लोगों पर, ठीक है ना। अभी जो हम लोगों जो भी आपका हिंदुस्तान में वीडियो है ना, पाकिस्तान वाले बड़ा नज़र डालते होंगे। चलो इधर ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा बीसी राय पुरस्कार, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी किताब किसने लिखा था। तो अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयराम रामेश हो जाएगा। ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी किताब किसने लिखा था, जयराम रामेश इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का पूरा 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।